गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, कल हमने जो अपना ये चैप्टर चल रहा है मानव बस्ती, इसके इसका जो है ये डिफाइन किया था। पहले तो बस्ती किसे कहते हैं, सैंत बस्तियां क्या होती हैं, प्रकीर्ण बस्तियां क्या होती हैं, ग्रामीण बस्तियां व शहरी बस्तियां, ये हमने पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने कि बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनमें हमने 5 प्रकार के कारक पढ़े थे। कौन कौन से थे? जल आपूर्ति, भूमि ग्रहण, निर्माण सामग्री, सुरक्षा, उच्च भूमि क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है नियोजित बस्तियां पढ़ा था हमने। नियोजित बस्तियां कौन सी होती हैं ये आपको बताया था, जैसे कि फ्लैट निर्माण वगैरह करना, ये क्या कहलाता है? नियोजित बस्तियां। जिसमें उसका जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो प्री प्लान्ड होता है। प्री प्लानेशन के अनुसार जो है, वहाँ पर जो पहले ही प्लान जो बनाए जाते हैं उसके आधार पर बस्तियां स्थापित की जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, ये हम कर रहे थे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, इसमें हमने पढ़ा था कि आकार के आधार पर जो है उनके निवास स्थान के आधार पर, उनके आकार के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जो अब हम नेक्स्ट जो है रीड करेंगे। अब देखिए आप जो है आपको यहाँ पर दर्शाया गया है प्रकार इनके। रेखीय बस्तियां, यहाँ पर जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। नदी, नहर, सड़क, मंदिर, वृत्ताकार बस्तियां। यस, ये आगे डिटेल में हमें दी हुई हैं, इनमें हम पढ़ेंगे। यस, अब देखिए बेटा, अब जो है हमारी क्लियरेंस इसमें आ गई है। सबसे पहले इसमें था रेखीय प्रतिरूप। इट मीन्स एक रेखा के रूप में जब बस्तियां स्थापित होती हैं सड़क के दोनों किनारे, आपको जैसे कि इसमें दर्शाया गया है पिक्चर में, सड़क के दोनों किनारे रेखा के रूप में जो बस्तियां स्थापित होती हैं वो रेखीय बस्तियां कहलाती हैं। चौक पट्टी प्रतिरूप, इट मीन्स जहाँ पर दो रास्ते आकर मिलते हैं और उस चौराहे के चारों तरफ जो बस्ती स्थापित हो जाती है उसे चौक पट्टी प्रतिरूप बस्ती कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे के आकार का प्रतिरूप, इट मीन्स जब जो बस्तियां हैं वो तारे के आकार में स्थापित होती हैं तो उन्हें तारे आकार बस्तियां कहते हैं। टी आकार प्रतिरूप, जब जैसे हमारा टी पॉइंट हम बोलते हैं, जब जब एक रास्ता सीधा गुजर रहा हो और कोई दूसरा रास्ता आकर वहां पर मिलता है तो वहां पर टी आकार की जो है एक सिंबल बन जाता है, और इस आकार में यदि बस्तियां स्थापित होती हैं तो उन्हें टी आकार बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है वृत्ताकार, जब किसी तालाब आदि के किनारे बस्तियां स्थापित, गोलाकार रूप में बस्तियां स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें वृत्ताकार बस्तियां कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दोहरा प्रतिरूप। दोहरे प्रतिरूप में बस्तियां जो है दो प्रकार के प्रतिरूप में स्थापित हो जाती हैं। इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, देखिए, अब हम पढ़ते हैं विन्यास के आधार पर बस्तियां। विन्यास के आधार पर बस्तियां कौन कौन सी होती हैं, अर्थात जो हमारे भूमि के जो आकार हैं उनके आधार पर यहाँ पर इनको जो है विभाजित किया गया है। जैसे मैदानों में स्थापित जो बस्तियां होती है, समतल भूमि पर जो स्थापित बस्तियां होती हैं उनको मैदानी बस्तियां कहते हैं। पठारी ग्राम, जो पठारों पर जो बस्तियां स्थापित होती हैं उन्हें पठारी ग्राम। तटीय किनारों पर, समुद्री तटों के किनारे जो बस्तियां स्थापित होती हैं उन्हें तटीय बस्तियां, तटीय ग्राम कहते हैं। वन ग्राम, वनों में स्थापित बस्तियां। मरुस्थलीय ग्राम, मरुस्थल में स्थापित बस्तियां। अब कार्य के आधार पर आगे विभाजन किया गया है कि कार्य के आधार पर हम कैसे विभाजन करेंगे। कृषि ग्राम, जहां पर लोग अधिक कृषि करें। मछुआरा ग्राम, जहां पर लोग मछलियां अधिक पकड़ते हैं। लकड़हारों का ग्राम, इट मीन्स हम इनको कह सकते हैं कि जहां पर नियर वन हो और अधिकतर लोग जो लकड़ियां काटने के रूप में कार्य करते हो तो वो लकड़हारा ग्राम कहलाएगा। पशुपालक ग्राम, जहां पर लोग अधिक मात्रा में पशुपालन करें। अब बस्ती की आकृति के आधार पर उसे नाम दिया गया है। इनमें कई प्रकार की ज्योमितीय आकृतियां हो सकती है, अर्थात ज्योमेट्रिक आकृतियां जो हम मैथ में प्रयोग करते हैं उन आकृतियों के आधार पर इनका जो है नाम दिया गया है। जैसे कि रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौकपट्टी, दोहरे ग्राम इत्यादि। सबसे पहले
हम बात करते हैं टी के आकार की बस्ती के बारे में, सॉरी, रेखीय प्रतिरूप के बारे में। रेखीय प्रतिरूप, रेखीय बस्तियां क्या होती हैं? इस प्रकार की बस्तियों, क्वेश्चन बनता है ये, रेखीय बस्तियां किन्हें कहते हैं? इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर एक लाइन में स्थापित होते हैं, इसलिए इन बस्तियों को रेखीय बस्तियां कहते हैं। तो ये अपना आंसर है। रेखीय बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जो सड़कों, रेल लाइनों, नहरों, नदियों, घाटियों के किनारे स्थापित होती है, तटबंधों के किनारे स्थापित होती हैं और एक लाइन में मकान बने होते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को रेखीय बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों में, मैदानी भूभागों में अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। चौड़ी जो पर्वतीय घाटियां होती हैं उनमें पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उन सड़कों के दोनों तरफ लोग अपने मकान स्थापित कर लेते हैं और जो बस्तियां हैं वो आकार, उनका जो आकार है वो आयताकार दिखाई देने लगता है, इसलिए इनको आयताकार बस्तियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार की इस प्रकार के प्रतिरूप में गांव की झीलों व तालाबों आदि क्षेत्र के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो वृत्ताकार बस्तियां कहलाती हैं। इसमें बताया आपको दो उद्देश्य, एक तो यदि बस्तियां जो है नदी किसी तालाब के नजदीक यदि स्थापित हैं या झील के नजदीक स्थापित है, कोई झील है, कोई तालाब है और उसके चारों ओर लोग पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से अपने मकान स्थापित कर लेते हैं, तो वो वृत्ताकार रूप में स्थापित हो जाती हैं। और दूसरा इसका प्रमुख रीजन इसमें बताया गया कि वो क्षेत्र जो वन क्षेत्रों के नजदीक है तो वहां के लोग चारों तरफ अपने घर स्थापित कर लेते हैं तथा मध्य भाग को खाली छोड़ देते हैं, ताकि क्यों? क्योंकि वो अपने पालतू पशुओं को रखने के लिए वहां पर, ताकि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो सके। नेक्स्ट है ताराकार बस्तियां। तारा, जहां कई मार्ग आकर एक साथ मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, तो वे जो आकृतियां हैं वो तारे की जैसी दिखाई देने लगती है, इसलिए इन बस्तियों को ताराकार बस्तियां कहा जाता है। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार की बस्तियां, जो भी बस्ती जिस भी आकार में स्थापित हो जाती है किसी कारणवश, चाहे वो दो मार्गों के मिलने के कारण, दो जो है किसी भी हम ये कहें कि रेल मार्गों, सड़क मार्गों आदि के मिलने के कारण उनका जिस प्रकार का आकार बन जाता है तो वो उनको उसी प्रकार का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट, यस, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। दो मार्ग आकर किसी तीसरे, वाई हम देखते हैं किस तरह से बना होता है, दो जो है सीधी डंडियां आकर किसी तीसरे जो है महामार्ग से आकर मिल जाती हैं, तो इसी प्रकार से दो जब मार्ग किसी तीसरे मार्ग से आकर मिलते हैं तो वो वाई का आकार बन जाता है और उन सड़क मार्गों के किनारे जब बस्तियां स्थापित हो जाती है तो उन्हें वाई आकार बस्तियां कहते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्राय बनती है। चौराहा जो है हम जानते हैं कि क्रॉस का आकार का होता है और जब वहां पर दोनों साइड में बस्तियां स्थापित हो जाती हैं तो क्रॉस आकार बस्तियां बन जाती हैं, जहां चौराहे से चारों दिशा में बसाव प्रारंभ हो जाता है। यस, नेक्स्ट देखिए दोहरे ग्राम। ये दोहरे ग्राम क्या होते हैं? नदी पर पुल या फेरी के दो नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। नदी पर बना गया पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार हो जाता है और इन्हें दोहरे ग्राम के नाम से जाना जाता है। मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है, जो कि इट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि मकानों की रूपरेखा सब कहीं और वहां पर गृह निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री वो भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर उपलब्ध, नियर बाई उपलब्ध सामग्री के अनुसार ही वहां के लोग मकान बनाते हैं। जहां पर वन नजदीक होते हैं वहां के लोग जो है लकड़ी आदि के छप्पर, मकान मिट्टी के, लकड़ी व छप्पर के बनाते हैं। उन्हें भारी वर्षा एवं बाढ़ बाढ़ के समय काफी नुकसान पहुंचता है और हर वर्ष उनके उचित रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिससे उपयुक्त संवातन नहीं
नहीं होता है और एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। इस मकान में पशु, शेड और उनके चारे रखने की जगह अलग होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से की जाए। नेक्स्ट है कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। इस प्रकार के क्षेत्र जो वन क्षेत्र आदि होते हैं, जहाँ पर लोग जो है ये शेड के मकान बनाते हैं, लकड़ी के मकान बनाते हैं ऊंचे स्थानों पर, वहां पर जो है बाढ़ आदि की समस्या होती है। तो यहाँ पर जो है संचार के साधनों की भी कमी पाई जाती है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है, क्योंकि वहां पर बाढ़ आदि आ जाती है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर दूर तक फैले हुए हैं। जब लोगों के मकान एक दूसरे के निकट स्थापित ना होकर दूर दूर स्थापित होते हैं, तो और अधिक समस्या विकट हो जाती है जब कोई आपदा आती है। नेक्स्ट है नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां क्या होती है? तीव्र नगरीय विकास एक न्यूनतम परिघटना है। न्यूनतम मीन्स नवीन। जो नगरीकरण है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। इट मीन्स जो शहरी बस्तियां थी। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। तो यहाँ पर पूछा जाए कि वह प्रथम नगर कौन सा था जिसकी सबसे पहले जनसंख्या 10 लाख हो गई थी? नगरीय बस्ती, वह प्रथम नगरीय बस्ती जिसकी जनसंख्या सबसे पहले 10 लाख हो गई थी, या प्रथम नगरीय बस्ती का नाम बताइए तो कौन सा था? लंदन था। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले हो गए थे। तो 1810 में तो केवल लंदन था, लेकिन 1982 में 175 नगर ऐसे हो गए थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी विश्व में। अब ये भी सेकंड वन क्वेश्चन बनता है कि 1982 तक विश्व में लगभग कितने नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हो गए थे? तो 175 नगर। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इनको सेपरेट सेपरेट करके हम काफी सारे छोट क्वेश्चन बना सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर जो है आंकड़ों के आधार पर दर्शाया गया कि 1800 में 3% थी, 50 में 6%, 1900 में 14, 1950 में 30, 1982 में 37% हो गई ये बढ़कर, तथा 2001 में 48% और 2017 में ये 54% पहुंच गई है। क्या बेटा? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। यस। अब देखिए नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों को किन आधारों पर हम बांट सकते हैं? जनसंख्या के आकार के आधार पर। यस। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार: जनसंख्या का आकार, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय और प्रशासनिक ढांचा। इनके आधार पर हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। किन किन आधारों पर? जनसंख्या के आधार पर, लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर, तथा वहां के प्रशासनिक ढांचे के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। कौन से मापदंड को? जनसंख्या वाले मापदंड को। क्वेश्चन बनता है कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने कौन सा मापदंड अपनाया है? तो क्या लिखेंगे? जनसंख्या के आकार का मापदंड। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500 तथा भारत में 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति है। किसकी जो ये बताई गई है आपको? नगरीय क्षेत्र में शामिल होने के लिए जनसंख्या। यस। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनघनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए। जनसंख्या जो है वो 5000 होने के साथ साथ जो जनघनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। भारत ने कंडीशन रखी है। एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि जो अधिकतर जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, तभी उसे शहरी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जनसंख्या
जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। दूसरा बताया जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए। और तीसरा बताया कि अधिकतर जनसंख्या जो है वो द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में लगी होनी चाहिए, कृषि कार्यों में नहीं लगी होनी चाहिए। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये सभी देशों पर अपना अपना मापदंड अलग अलग है। भारत में 400 व्यक्ति है, तो डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 व्यक्ति होने चाहिए, जबकि कनाडा एवं वेनेजुएला में ये संख्या 1,000 व्यक्ति है। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा, स्थिति। अब स्थिति के आधार पर भी हम उस क्षेत्र को नगरीय और ग्रामीण घोषित कर सकते हैं। पहले तो जनसंख्या के आकार के आधार पर, दूसरा स्थिति के आधार पर। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या एक समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक परिस्थितियों से भिन्न होती हैं। यस बेटा, हम बात कर रहे थे स्थिति के आधार पर। किसी भी जो नगर की जो स्थिति है उसके आधार पर भी उसको जो है नाम दिया जाता है। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या एक समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती हैं। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां से प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। और औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन व कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट और औद्योगिक औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पत्तन के लिए पोताश्रय होना चाहिए। यहाँ पर आपको अलग अलग जो है वो नगरों के लिए अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं। जैसे इसने बताया कि कोई भी नगर जो है औद्योगिक नगर उसे क्यों घोषित किया जाएगा, जब वहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग हों। कोई भी नगर पर्यटन केंद्र कब घोषित किया जाएगा, जब वहाँ पर पर्यटन के लिए आकर्षक केंद्र हों या आने जाने के लिए यातायात संचार के साधन उपलब्ध हों। तो इसी तरह से किसी भी क्षेत्र को जो है वो नगर, उस प्रकार का नगर घोषित करने के लिए वहां पर आवश्यक जो है कंडीशंस होनी जरूरी है। नेक्स्ट है प्राचीन नगरीय बस्ती की स्थिति। जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती थी। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है। इसमें बताया गया कि प्राचीन समय में जो बस्तियां स्थापित की जाती थी उनके लिए जो कंडीशंस थी वो क्या थी? जल होना चाहिए और उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए, और गृह निर्माण सामग्री होनी चाहिए, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। इसी तरह से वर्तमान में भी कारकों की जो महत्व कम नहीं हुआ। जैसे हम किसी भी नगर को औद्योगिक नगर घोषित करते हैं तो कैसे घोषित करेंगे? वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित हों, अधिक से अधिक मात्रा में उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल हो, और उन उद्योग धंधों को जो है अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो श्रमिक उपलब्ध हों। तब हम जो है जो जो कंडीशन उनके लिए होती हैं, यदि वो क्षेत्र वो कंडीशन पूरी करता है तो उसे वो क्षेत्र या वो नगर घोषित कर दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही हैं जहां उपयुक्त सुविधाएं न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है या यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूर स्थित क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में तो उन्हें भी, उन क्षेत्रों को भी जो है नगरीय बस्तियों के रूप में विकसित किया जा रहा है जहाँ वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ दूर दूर के क्षेत्रों से यातायात आदि के साधनों के माध्यम से वस्तुएं लाई जाती हैं। नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है उनका विकास तेजी से
हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि मुंबई का, चेन्नई का, या फिर इधर कांदला जो बंदरगाह है, या अपना पुणे है, इनका विकास अधिक क्यों हुआ है? क्योंकि ये समुद्री तटों के नजदीक स्थित हैं। व्यापार भी आसानी से हो सकता है। सस्ते व्यापार, जो कि समुद्री व्यापार है वो सस्ता व्यापार है, और उसके माध्यम से जो है आसानी से लेन देन किया जा सकता है, इसलिए इनका विकास तेजी से हुआ है। नगरीय क्षेत्रों के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं नगरीय क्षेत्रों के? प्राचीन नगर, प्रशासन नगर, व्यापार नगर। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा व धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे प्राचीन समय में। वर्तमान समय में सुरक्षा और धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घट गया है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन जो कारक है वो है सूचना और प्रौद्योगिकी। यदि सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधा कहीं पर उपलब्ध है तो इट मीन्स वो एक अच्छा नगर है। आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हम ये कहें कि प्रौद्योगिकी के लिए किसी भी जो क्षेत्र को है वो गांव की किसी भी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के जो नगर हैं वो भी जो है स्थापित किए जा रहे हैं वर्तमान में। यस, नेक्स्ट है सूचना, अपना जो ब्रैकेट में दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव होगा? ये क्वेश्चन है कि सूचना और प्रौद्योगिकी का यदि हम विकास करते हैं तो नवीन बस्तियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं बेटा सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है। ये अपने जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब क्या है? ये सूचना और प्रौद्योगिकी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और ये आज इतना अहम माध्यम हो गया है कि इनके माध्यम से यदि हम इनका प्रयोग करते रहते हैं तो हमें सभी नवीन सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, हम अप टू डेट रहते हैं। इट मीन्स ऐसा लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन यदि ये संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। यस बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। आपको यहाँ तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है जो भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर पाते हैं, मैंने बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताए भी हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो सब आपको राइट भी करने अपनी नोटबुक में, उनको लर्न भी करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।